प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या यह माना जाए कि 2024 के लिए पीएम ने एजेंडा सेट कर दिया है, मुद्दा सेट कर दिया है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, अंतिम व्यक्ति के कल्याणकारी योजनाओं का सुगम संचालन, यह प्रधानमंत्री की नीति का हमेशा से अंग रहा है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पहली बार जब अटल जी की सरकार आती है तो लोगों को जो है वो खाद्य सुनिश्चित किया जाता है। 2 रुपये किलो में उसको खाद्य उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल आता 80 करोड़ लोगों को, विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उनके कार्यकाल में 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। 11.8 करोड़ लोगों के घरों में नल से जल पहुंचा दिया जाता है। शौचालय की योजना पहुंचती है, लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचती है। तो आप मुझे बताइए, इतने सारे कार्यकाल हुए, अन्य कार्यकालों में गरीब के कल्याण के लिए समर्पित सरकार, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी, तो कहीं जब आप जाइए, कहीं ट्रेन में बम फट जाए, कहीं मंदिर में बम फट जाए, हाई कोर्ट पे बम फट जाए, आए दिन होती थी हरकतें। ठीक है, पूरे देश में। कभी होटल ताज जो है खतरे के साए में होता था, कभी संकट मोचन पर खतरे के साए होता था, कभी रघुनाथ मंदिर खतरे के साए में होता था। आज सामान्य नागरिक को पता है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके मांद में घुसकर भारत की शौर्य वाली सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, एयर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, सुजाता पॉल जी, INDIA गठबंधन के पास पीएम की ओर से जो एजेंडा सेट किया गया है, मुकाबले की क्या तैयारी है? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले जो 3 बातें बोल रहे थे उसमें परिवारवाद था। आज उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि इंडिया जो है ना इनके सामने खड़ा है। इंडिया पूरा एक परिवार है, मगर ये एक अकेले सब पे भारी, मगर लेकर चलना पड़ता है 38 गुलामों को। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि हर जगह पे हैं इनके गुलाम, पार्टी में ही नहीं, बाहर कई संस्थाओं में। ये अपनी सोच के गुलाम है, ये अपनी अहंकार के गुलाम है। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और जिसकी जीवा पर रावण सवार रहता है, अहंकार सत्यानाश की ओर उसे ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हास्यास्पद हो जाते हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग कराना था अजीत पवार को। आज वो इनके साथ है। येदियुरप्पा को तो स्वयं अमित शाह जी ने बता दिया था कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके ऊपर आरोप इन्होंने लगाए और आज वो इनके पाले में बैठे हुए हैं। जितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, उनके साथ क्या हुआ। और उधर की तरफ आम जनता को 200 रुपए की सब्सिडी गैस पर बताई गई। मगर सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता फैलाने में नंबर 1 है, अव्वल नंबर के हैं। कैसे मणिपुर में या उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों में कैसे। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी को भी लाना चाहूंगा चर्चा में। भाटी साहब, ये इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना कि 2047 तक भारत को जो है विकसित देश बन जाना चाहिए। बाकी और प्रधानमंत्री ने जो और बातें कही हैं उस पर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? नहीं, पहला ही बन जाना चाहिए। विकसित देश बनाने की हर भारतवासी की इच्छा है, भारत देश विकसित देश बनना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2024 चुनाव के लिए एजेंडा तय कर दिया है, क्या ये बातें प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बोली हैं? क्या वो 2014 से लगातार बोलते नहीं आ रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्ति की बात तो उन्होंने 2014 में संसद में प्रवेश करने से पहले संसद के बाहर पत्रकारों ने से कही थी कि मैं इस संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका था प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था मैं इस संसद को अपराधी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि कोई अपराधी संसद में चुनकर ना पहुंच सके, और दूसरा मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो चुनावी चंदा है जी, तो मैं चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेके आऊंगा जिससे भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपराधीकरण पे तो कोई कानून या कोई पहल की नहीं, लेकिन चुनावी चंदे पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए, जिसमें आज ऐसी व्यवस्था है
कि चंदा देने वाली पार्टी का नाम भी पता नहीं चलता है, चंदा लेने वाली पार्टी का भी नाम ठीक पता है। नहीं चलता है। ठीक है। अगर ये मिशन है, इस तरह भ्रष्टाचार दूर होगा तो भगवान ठीक बचाए है। ऐसे भ्रष्टाचार दूर करने वालों जी। से जो भ्रष्टाचार को ठीक ही है बढ़ा रहे धीरेन्द्र हैं। कुमार जी, ओपनिंग कमेंट इस बहस को लेकर। देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त होने से निश्चित तौर पर देश को फायदा मिलना है और उसका जीता जाता उदाहरण भी आपको मिल रहा है कि जितनी विदेश से निवेश हो रहे हैं भारत में, और एक साफ सुथरी सरकार से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि क्या फायदा मिल रहा है लोगों को। जी। क्या 2 लाख करोड़ के निवेश की बात आ चुकी है। देश में अस्थायी और स्थिर सरकार होने से विदेश में भी हम मानव के कल्याण की काम कर रहे हैं और उससे भी हम लोगों की एक धमक बढ़ी है पूरे विश्व में। तो निश्चित तौर पर अगर पैसे यहाँ पे आते हैं तो हम लोग मजबूत हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था आज हमारी 5वीं है, निश्चित तौर पर हम लोग विकसित देश के रूप में रहेंगे। ठीक है। पर कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, गरीबी हटाने का नारा देते देते पिछले 60-65 साल इन्होंने लोग राज किया, खुद अमीर हो गए लेकिन गरीबी और गरीब होते चले गए। आज ये लोग क्या बात करेंगे इस तरह की। उत्तर प्रदेश में कोई नल कल लगाना चाहता था, कारखाना लगाना चाहता था, पाटिल साहब को भी मैं सुन रहा था, लोग घूमना तक नहीं। आज एक पर्यटन का उद्योग इतना बढ़ गया है कि वह भी एक आमदनी का और रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। तो निश्चित तौर पर और देखिए कि 9 साल के अपने शासन काल में हम लोगों ने अगर वादा किया हमारे प्रधानमंत्री जी के हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो गिन चुन के अब 24 से 26 ऐसे लोग हैं जो INDIA गठबंधन में है। वो भ्रष्टों को हमने एक जगह एक गठबंधन में लाके खड़ा कर दिया है, बाकी जनता फैसला कर देगी। ठीक है, ठीक है।